हेलो एवरीवन। जब हमने लास्ट लेक्चर में बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया और उसके बाद उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स थे या किस किस टाइप से उसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हम किस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं लाइट है उसके पास में ड्यूअल नेचर है। ठीक है, वो ड्यूअल नेचर आया कहां से है? वो ड्यूअल नेचर हम बता तो देते हैं कि वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, वो आया कहां से है? तो हम उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक छोटी सी चीज जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसको समझ लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़े, आपको समझ में आया, आपने पढ़ा भी पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये कहता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये कहता है कि पार्टिकल के पास में कोई भी हम एनर्जी की फॉर्म में उसके पास में वेव प्रेजेंट होती है, वेव की फॉर्म में वो चलते हैं। ठीक है, प्रोपेगेट करते हैं वो वेव की फॉर्म में। मतलब अगर यदि मैं किसी भी पार्टिकल की वेव बनाऊं, कोई भी पार्टिकल है उसकी वेव है, उसके पास में वेव है, जैसे इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लग रहे हैं तो वो वेव की फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, उसके पास में एक फिक्स वेवलेंथ होती है। चलो ठीक है, यहां से यहां तक की अगर यदि हम देखें तो उसके पास में वेवलेंथ है, और जब वेवलेंथ फिक्स है तो इसका मतलब उसके पास में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी फिक्स है। ठीक है, तो यहां से हमें कई सारी चीजें देखने को मिलती है। हम यहां से डाइफ्रैक्शन भी अच्छे से निकाल लेते हैं, डाइफ्रैक्शन का पता चलता है, यहां से हमें रिफ्रैक्शन का पता चलता है। चलो ठीक है, यहां से हमें पोलराइजेशन का भी पता चलता है, कई सारी चीजें हमें पता चलती है और ये सिखाता भी है, बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। लेकिन अगर यदि हम एक चीज नोटिस करें, नोटिस क्या करें, मान लो सपोज करो आपके पास में एक आयरन की रोड है। जैसे मान लेते हैं, हम सपोज करते हैं आपको किसी भी एक घर में जो एक लोहे का बना हुआ है, कोई एक घर है लोहे का बना हुआ है और इसके बीच में आपको खड़ा कर दिया जाए। सपोज करना है, समझना है, ध्यान से समझना है। अगर यदि हम किसी भी एक लोहे के कंटेनर में या हम लोहे के घर में अपने आप को खुद को खड़ा कर ले और आपस में इधर इसके साइड में चारों तरफ, इसके चारों तरफ हम आग जला दें, इसके चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, आग जला रहे हैं। लोहे का घर बना हुआ है, बीच में हम खड़े हैं और उसके चारों तरफ हम आग जला रहे हैं। जला दिया, चलो ठीक है। अगर यदि हम इसके चारों तरफ आग जलाते हैं तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो लोहे का जो कंटेनर है या जो ये घर है वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। बिल्कुल होगा, हमें पता है गर्म होगा, हॉट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, अगर यदि गर्म हो रहा है इतना चलेगा। ठीक है, लेकिन हम एक चीज और नोटिस करते हैं। वो नोटिस क्या करते हैं, यहां पे जब हम खड़े हैं तो हमें भी हीटिंग होना स्टार्ट होती है। हमें हीटिंग क्यों होगी भाई, हम हीट क्यों करेंगे, हमें तो कोई गर्मी थोड़ी लगनी चाहिए भाई। गर्म किसको कर रहे हैं, हम तो कंटेनर को कर रहे हैं ना, हमने तो इस घर को गर्म किया है, हम क्यों गर्म हो रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है भाई, जो अगर यदि हमने जो आग की लपट है वो सारी की सारी कहां तक रुक जानी चाहिए, यहीं तक रुक जानी चाहिए थी, फिर ये हम तक क्यों पहुंची? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ रहा है। चलो ठीक है, मान लिया यहां से चली गई। अब हम कुछ टाइम बाद ये देखते हैं, जैसे आपने बहुत बारी देखा भी होगा कि आप आयरन रोड को हीट करते हो। अगर यदि आप हीट करोगे तो पहले इसका कलर रेड होता है, फिर ये येलोइश हो जाता है, फिर ये इसके बाद में व्हाइट हो जाता है। अरे ये क्या मतलब हुआ, ये तो कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज मतलब ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। पहले ये रेड हो रहा था, हम हीट कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे, इसके साथ में क्या खेल खेल रहे हैं भाई, टेम्परेचर इसमें चेंज हो रहा है तो उसके साथ में पहले रेड हो रहा है, फिर ये येलो हो रहा है, फिर ये व्हाइट हो रहा है। मतलब हमारे पास में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ के आया, और वो ये कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को अगर यदि हम हीटिंग करते हैं, हीटिंग करना स्टार्ट करते थे तो वो तीन तरीके के बिहेवियर शो कर रहे हैं। वो क्या? पहली चीज तो ये कि वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पहली चीज तो यही है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि उसके पास में एमिशन होने लग रहे हैं, बिल्कुल एमिशन हो रहे हैं भाई एमिट कर रहे हैं ना, वो उसके अंदर से रेडिएशन निकाल रहे हैं। क्योंकि जब वो रेडिएशन निकालेगा, चलो हमने ये मान लिया कि अगर यदि उसने एब्जॉर्ब किए तो वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो वो एनर्जी बाहर निकल रही है। बाहर किधर निकल रही है, क्योंकि इधर से तो हम गर्म कर रहे हैं तो वो इधर ही निकलेगी, इधर निकलेगी तो हम गर्म हो रहे हैं। चलो ठीक है, एमिट कर रहे हैं।
लेकिन तीसरी एक और कंडीशन है जिसको हम बोले ट्रांसमिट हो रहा है, एमिट हो रहा है, एमिजन हो रहा है। एमिजन होने की वजह से उसमें कलर भी शो हो रहा है। हमने एक चीज देखी, कलर शो हो रहा है, कलर शो हो रहा है, मतलब ये कौन सी बात होगी, कलर शो क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात यहीं पे आती है। और कलर किस लिए दिखता है हमें, कलर हम अगर यदि हम पढ़ते हैं, जो अब हम जानते हैं, क्योंकि ये पहले नहीं जानते थे इस चीज को, क्योंकि हम कलर किसी भी चीज का देखते हैं वो कलर सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कैसे देखते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी के साथ देखते हैं। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, या फिर उसमें वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसी हिसाब से हमें कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, मान लो अगर यदि मैं ये कहूं मेरे को व्हाइट चीज दिख रही है कोई भी, मतलब व्हाइट को हम कलरलेस बोलते हैं, तो वो कलरलेस क्यों दिखाई दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। हमें किसी चीज में रेड कलर दिखाई दे रहा है, किसी भी चीज का हम कलर देख रहे हैं, कोई भी चीज हो, उसका कलर सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ देखा जाता है। और कलर चेंज होना मेरे पास में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कलर चेंज होना, चेंज हो रहा है कलर, वो क्यों हो रहा है, वो टेम्परेचर के साथ में होने लग रहा है। भाई अभी तो हमने क्या पढ़ा है, अगर मेरे पास कोई भी एक वेव है, अगर यदि वो वेव चल रही है तो उसके पास में एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, उस वेव की तो फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। फ्रीक्वेंसी बदल रही है ना, तो हमारे पास यहां पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आया, और उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहला हमारे पास में टॉपिक निकल के आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या कहते हैं, जो हमारे पास में एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज को, कि पार्टिकल है, वो कुछ ऐसे हिंट्स देते हैं, वो हमें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हर किसी के पास में केवल वेव नेचर नहीं होता है, पार्टिकल नेचर होता है। उनके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो वो देते हैं। क्या क्या चीजें देते हैं, सबसे पहली चीज हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन नहीं कर पाए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन। ये क्या चीज एक्सप्लेन करता है, हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमें क्या चीज सीखने को मिलती है। अगर कोई भी पार्टिकल है, या कोई भी, मैं यहाँ पे कह रहा हूं मेरे पास में कोई भी एक बॉक्स है, चाहे ये आयरन का है, मान लो सपोज करो मेरे पास में, हम यहाँ पे कह रहे हैं आयरन का कोई भी एक बॉक्स है, या वो रोड है, हम ये मान लेते हैं। इसको मैं हीटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में हीटर लगा होगा, हीटर पे आप देखते हो कि उसकी कॉइल पहले रेड होती है। हमने क्या चीज नोटिस की, यहां से हमने नोटिस किया कि जैसे हम इसको हीटिंग करना स्टार्ट करते हैं, हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो पहले इसका कलर रेड हुआ। चलो ठीक है, हम पहले एक चीज, इसने क्या किया, इसने अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग रहा है, मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं तो मतलब इसको एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी दे रहे हैं तो ये एब्जॉर्ब करने लग रहा है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। दूसरी चीज, इसने अपने अंदर से एनर्जी निकाल दी, एमिट कर दी। कैसे की, भाई हमने अगर इस हीटर के ऊपर मैंने एक पतीला रख दिया, मैंने इस हीटर के ऊपर एक पतीला रख दिया बड़ा सा, अब पतीला रख दिया, मैं क्या चीज नोटिस करूंगा, मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि वो पतीला धीरे धीरे गर्म हो गया। मतलब क्या हो रहा है, यहां से वो अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है, और एमिट करके ट्रांसमिशन करने लग रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। किस में ट्रांसमिट कर रहा है, भाई उस पतीले में ट्रांसमिट किया है ना। भाई पहले तो किसके पास थी वो एनर्जी, हम तो दे रहे हैं हीटर को, लेकिन वो हीटर भी भेज रहा है, किसको भेज रहा है, ऊपर भेज रहा है पतीले में। पतीला गर्म हो चुके हैं, ध्यान दीजिए, हमने पतीले को गर्म नहीं किया है, हम तो हीटर को गर्म कर रहे हैं, हम तो हीटर को गर्म कर रहे हैं ना। फिर ये पतीला गर्म क्यों हो रहा है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन एक तो ये आ रहा था कि ये एनर्जी को दूसरी फॉर्म में भी ट्रांसफर कर देते हैं, भेज देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। चलो ठीक है, ट्रांसमिट कर दिया, वो एमिशन भी करते हैं। और एमिशन किस चीज का कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं वो अपने अंदर से कलर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो कलर चेंज हो रहा है, उसमें कलर चेंज हो रहा है। पहले वो हीटर की जो रॉड थी वो पहले तो रेड हुई, उसके बाद में वो येलो हुई, और उसके बाद वो व्हाइट हो गई। कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। और कलर चेंज होना बहुत बड़ा इंडिकेशन है। बहुत बड़ा इंडिकेशन क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप कह रहे हो किसी भी वेव में अगर यदि कोई भी रेडिएशन आ रही है, कोई भी रेडिएशन है, तो वो एक वेव की फॉर्म में चलेगी। और जब वो वेव की फॉर्म में चलेगी, ध्यान से समझ रहे हैं, अगर यदि ये टेम्परेचर फिक्स है,
अगर यदि ये वेव है तो इसके पास से फ्रीक्वेंसी सेम निकलेगी, तो ये हमेशा रेड ही होना चाहिए था, इसका कलर येलो क्यों हुआ? अगर यदि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, हमें कोई भी कलर दिखाई देता है, वो कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी होती है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जाएंगे तो हमें उसका कलर वही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी एक फ्रीक्वेंसी रखते हैं, नहीं, सबकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और सभी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट कलर शो करेंगे। अगर यदि इसकी सेम फ्रीक्वेंसी होती, ये वेव अगर सेम फ्रीक्वेंसी का होता, तो इसका जो कलर है वो रेड ही होना चाहिए था, येलो क्यों हुआ? मतलब कहीं ना कहीं इसमें वेरिएशन आ रहा है। इसका कलर येलो, चलो ठीक है, चेंज हो गया, एक बार चेंज हो जाए दोबारा फिर व्हाइट हो गया, वो क्यों हुआ है? कई सारे क्वेश्चन आ गए ना। तो इसी के साथ में हमें एक चीज और देखने को मिली, और वो चीज क्या देखने को मिली? अगर यदि हम एक चीज को अज्यूम करें, एक चीज हम अगर यदि इसमें से कैलकुलेट करके चलें, उन्होंने देखा कि अगर यदि मैं इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ में ग्राफ ड्रॉ करूं, तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने बोला इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से हमारे पास में इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा, किसी भी अगर वेव में एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हम क्या देखते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इंटेंसिटी उसकी लगातार बढ़ती जाती है। वेवलेंथ अगर यदि उसकी कम है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ऐसा ग्राफ आना चाहिए था। थ्योरेटिकली अगर यदि हमने कैलकुलेट किया तो थ्योरेटिकली उन्होंने कुछ ऐसा एज्यूम किया कि ऐसा ग्राफ आना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकल देखा तो प्रैक्टिकल देखने में मिला कि वही ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, वही ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है जहां पे वो इंक्रीज कर रहे हैं यहां से पहले, जब उसकी वेवलेंथ 0 है, मतलब उसके पास में जो कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे उसकी वेवलेंथ में, मतलब इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज होती है और एक टाइम आता है जहां पे उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड देन वापस डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। कुछ ऐसे ग्राफ देखा। साथ में उन्होंने टेम्परेचर चेंज करके देखा, टेम्परेचर वेरिएशन करके देखा। मैं इसका को साफ कर रहा हूं, टेम्परेचर को जैसे चेंज किया, चलो ठीक है, इसको मेंशन कर लो, इसको मेंशन कर लो, इस तरीके से टेम्परेचर चेंज किया। टेम्परेचर में कुछ कम कर देता हूं, मेरे पास मान लो सपोज करो ये हायर टेम्परेचर है, उन्होंने टेम्परेचर चेंज किया तो उन्होंने देखा कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है। यहां पे टेम्परेचर T1 है, यहां पे टेम्परेचर T2 है। अगर मेरा T1 टेम्परेचर ज्यादा है T2 से तो इंटेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, और यहां पे इंटेंसिटी कम है। मतलब एक चीज निकल के आ रही है हमारे दिमाग में, और वो ये हो ना हो वेव नेचर के साथ में, वेव नेचर के साथ में कुछ और चीज है, अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है उसी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और उसी पे काम करने वाले हमारे पास में साइंटिस्ट आए, और उन्होंने क्या देखा, वो साइंटिस्ट कौन थे? वो थे हमारे प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट, प्लैंक नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्या कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेसिस पे? प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। क्या बोला उन्होंने? सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये बोली कि देखो, अगर मेरे पास में किसी भी वेव में, अगर मेरे पास में एक वेव होती तो हम बहुत आराम से कह सकते थे उस वेव के पास में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, पर्टिकुलर उसकी वेवलेंथ होगी, लेकिन यहां पे तो वेरिएशन हो रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले एक चीज बोली, जैसे आप देखते हो या आपने कभी नोटिस किया होगा, आप कभी मूवी देखते हो, अगर यदि आपने मूवी देखी है तो कई बारी आप जैसे पुरानी फिल्मों में देखना आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, या आप शाम के टाइम में जब मतलब यूं लगा लो सनसेट होने वाला है, उस टाइम में आप कभी बाहर खड़े होके देखना, जब सूर्य की किरणें लगातार आ रही हैं, जो लाइट रेज है वो लगातार आ रही है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, और वो क्या चीज, या आपने कभी कैमरे के सामने देखा होगा कि वो छोटे छोटे सर्कुलर पार्ट्स में, सर्कुलर और मतलब छोटे छोटे, आपको ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे गोले आ रहे हैं वहां से, उधर से जो लाइट की रेज हैं वो छोटे छोटे गोलों की फॉर्म में आ रही है, मतलब सर्कुलर फॉर्म आ रही है, पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। आप देखना कि हमारे पास में कोई भी एनर्जी की पार्टिकल्स है, जैसे हमने यहां पे कहा सन है,
हमारे पास ये कोई भी सन है, मान लो सपोज करो ये सूर्य बना दिया मैंने, अज्यूम कर लेना, कोई बात नहीं है नहीं। यहां से जो भी एनर्जी मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी ऐसा नहीं है कि वो लगातार आ रही है, नहीं, वो लगातार नहीं आ रही है, वो हमें छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में मिलती है। वो जो लाइट एनर्जी है वो हमें छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में मिलती है। जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी कोई ऐसा नहीं है कॉन्टिन्यूअस है, नहीं, वो छोटे पैकेट्स में मिल रही है, स्मॉल पैकेट्स में, ठीक है। ऐसा नहीं है हमें लगातार वो एनर्जी मिल रही है। अगर यदि हमें भूख लगेगी तो एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें छोटे छोटे पैकेट्स में मिलेगी, और इन पैकेट्स को नाम दिया जाता है क्वांटा, या हम ये कह सकते हैं क्वांटम कहते हैं जिनको, क्योंकि अब ये एक एनर्जी नहीं है, एक पार्टिकल नहीं है, या हम ये कह सकते हैं एक पैकेट नहीं है, ये बहुत सारे पैकेट है। तो प्लूरल वर्ड अगर यदि हम मेंशन करें तो हम इसको बोलते हैं क्वांटा, और इसी क्वांटम की वजह से इसको नाम दिया गया क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, कि जो भी रेडिएशंस आ रही हैं वो रेडिएशंस क्वांटम की फॉर्म में आ रही है, मतलब स्मॉल पैकेट्स के टर्म में आ रही है, और स्मॉल पैकेट्स के टर्म में आ रही हैं, इसीलिए हम इसको क्वांटा बोलेंगे। पहली चीज उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो भी एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी हमें मिलने लग रही है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स मिल रही है। क्या बोला? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट मिल रही है। प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और ये पैकेट्स क्या कहलाते हैं? दैट इज क्वांटा। चलो ठीक है, ये चीज तो बोल दी। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, ये भी डिस्क्रेट फॉर्म में आ रही है, डिस्क्रेट। और डिस्क्रेट का फॉर्म मतलब क्या होता है? डिस्क्रेट का मतलब होता है लगातार नहीं आ रहे हैं, पार्ट्स में आ रहे हैं। भाई हम तो वेव क्या पढ़ते हैं, वो ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़े, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, ये तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्र है। लेकिन ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रेट स्पेक्ट्र है, डिस्क्रेट फॉर्म में आ रही है। और डिस्क्रेट फॉर्म में आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कुछ न कुछ डिफरेंस है, जो उन्होंने यहां से एनर्जी के टर्म में दिया। और एनर्जी के टर्म में क्या दिया? उन्होंने बोला कि जो ये एनर्जी मिलने लग रही है ना, यहां से एनर्जी जो मिल रही है, ये जो पैकेट्स हैं इनके पास जो एनर्जी प्रेजेंट है, वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जो फ्रीक्वेंसी है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी, हर किसी की फ्रीक्वेंसी अलग है। और इसमें कितनी एनर्जी है वो मैंने कहा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। अब बोले ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस साइन को हटाओ भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसे रिमूव करो। तो उन्होंने कहा रिमूव कर देते। ये लो, आप कह रहे हो तो हमने रिमूव कर दिया एच। तो बोले एच क्या है? तो बोले मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? बोले आप तो प्लैंक हो। तो बोले बस तो फिर मेरे नाम पे एक और कांस्टेंट दे दो, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये लो। क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? अरे क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? मेरा नाम है, उसी नाम पे कांस्टेंट दे दो, क्या फर्क पड़ता है? तो उन्होंने अपने नाम पे कांस्टेंट दे दिया और उसको बोल दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। उन्होंने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल आ रहा है, ये जो पैकेट है, इसकी एनर्जी कितनी है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर है। इसकी एनर्जी कितनी है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर है। ठीक है, ये बात हो गई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात बोल दी। और उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने बोला कि यहां से जो भी पैकेट्स आ रहे हैं, जो एनर्जी आने लग रही है, वो एक फिक्स क्वांटिटी है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये इंटीग्रल मल्टीपल भी है, ध्यान देना है, इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब ये है कि जो ये जो पैकेट आ रहा है यहां से, हर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हर कोई एनर्जी एमिट कर रहा है। वो चीज तो पीछे की बात जो हम पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। यहां से जो एनर्जी आ रही है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? इसके पास में एक, ये एक पार्टिकल मतलब एक पैकेट मिला, ये दूसरा पैकेट मिला, तीसरा पैकेट मिला, चौथा पैकेट मिला, पांचवा मिला, एंड सो ऑन, एन पैकेट्स मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास में कहीं आधा पैकेट मिले, हम कहीं फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, हम कंप्लीट पैकेट की बात करेंगे।
और कंप्लीट पैकेट की बात करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। अगर मेरे पास में एक पैकेट है तो उसकी एनर्जी एक एच न्यू के बराबर, दो पैकेट्स है तो 2 एच न्यू के बराबर, अगर मेरे पास में 3 पैकेट है तो 3 एच न्यू के बराबर, अगर मेरे पास में 4 पैकेट है तो 4 एच न्यू। इसका मतलब क्या हो गया, अगर n नंबर ऑफ पैकेट्स हैं तो एनर्जी n एच न्यू के बराबर होगी। एनर्जी किसके बराबर होगी, n एच न्यू के बराबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, हमसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमसे बहुत ज़्यादा, या हम ये कह सकते हैं बहुत अच्छे से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। क्लियर है? तो एन एच न्यू, अब एन एच न्यू इसको एक्सप्लेन करते हैं, E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। मतलब ये कि एच न्यू, न्यू क्या है, दैट इज, अगर यदि मैं एक फोटोन की बात कर रहा हूँ, एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास में एच न्यू इसको लिखेंगे, और न्यू किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, क्योंकि हमने ये पीछे पढ़ा है भाई, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा होता है, ये तो पढ़ा है हमने पीछे। तो ये हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा। क्लियर हो गई? यहां से हम एनर्जी निकालते हैं, वो जूल्स के टर्म में आती है, जूल्स के टर्म में। एच की वैल्यू जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो आपको पता है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, यही होती है। सी की वैल्यू आपको पता है इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। डिवाइड करते हैं लैम्डा से, जो हमें नहीं पता है, जो हमें नहीं पता है, हम इसकी वैल्यू को जूल के टर्म में सॉल्व करें या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में सॉल्व करें। तो हम इसको देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में सॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में सॉल्व कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो आएगी वो तो जूल के टर्म में आएगी, जूल के टर्म में आएगी। हम इसको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक जूल जो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हम ये चीज़ पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, ये चीज़ आप देख सकते हो पीछे जाके, जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो हम यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, जहाँ हमने ये पढ़ा कि प्लैंक्स ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो पार्टिकल है, जो वेव है, ऐसा नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास में वेव है, नहीं, उसके पास में पार्टिकल है। जो हमें अजम्पशंस दे गए हैं, ये चीज हमें बता गए हैं कि पार्टिकल नाम की चीज होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा वेव की फॉर्म में चलेगा, नहीं, वो पार्टिकल के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, जैसा हम पढ़ते हैं लाइट है वो ड्यूअल नेचर है, उसके पास में वेव भी है, वो पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन अब कोई नहीं है, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम पहले इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद में हम जो आगे और थ्योरीज आएंगी वो पूरी तरीके से क्लियर करेंगे कि कैसे ड्यूअल नेचर है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो वो यहां तक चीजें बताई, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बता दिए और इन्हीं के बेसिस पे आगे चल के थ्योरीज आएंगी। तो जैसे मान लो सपोज करो कैलकुलेट करना हमने एनर्जी, हम कोई भी एक पर्टिकुलर रेडिएशन डालते हैं और उस रेडिएशन की वेवलेंथ है वो 200 किसमें ले, एंगस्ट्रॉम। चलो मान लो ये ले लेते हैं 200 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट करनी है एनर्जी। पहली चीज़ तो आपसे कैलकुलेट करवा ले, कैलकुलेट करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट करवा ले, तो आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, और न्यू क्या होता है, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा होता है। सी क्या है, दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट, जो कि हमारे पास में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो हमारे पास में क्या है, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय दैट इज 200 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, मीटर में लेते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर, ये 8 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड। करो कैलकुलेट, 200 दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1.5 × 10⁻, दैट इज 8 ऊपर जाएगा तो 16। यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी सेकेंड इनवर्स।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई। एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, 6.626 10⁻34 इंटू दैट इज 1.5 इंटू 10⁻16। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जूल में वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया प्लैंक्स थ्योरी के बारे में और साथ में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों के लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर यदि ये पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।